कई बार सुना होता है कि चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया। तो क्या चेक सच में बाउंस होता है? तो अगर हम लीगल वर्ल्ड में देखें तो हमें चेक बाउंस जैसा शब्द किसी भी एक्ट में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या फिर चेक बाउंस होता क्या है? तो अगर हम लीगल वर्ल्ड में देखें तो चेक बाउंस को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक, जो कि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो डिसऑनर ऑफ चेक के साथ डील करता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आपका चेक डिसऑनर हो जाता है तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो जब भी चेक की बात आती है हमारे पास तीन पार्टीज आती हैं। पहली है ड्रॉर, जो ड्रॉर वो होता है जो कि चेक को इशू करता है। सेकंड होती है ड्रॉय, ड्रॉय वो बैंक होती है जिसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं पेमेंट करने के लिए। एंड तीसरी होती है पे, पे वो होता है जिसको पैसे मिलने होते हैं, जिसके नाम पे चेक इशू हुआ होता है। तो जब भी चेक डिसऑनर हो जाता है तो सेक्शन 138 जो है वो रोल प्ले में आता है एनआईए का। तो सेक्शन 138 है वो डील करता है डिसऑनर ऑफ चेक के साथ। इसकी कुछ एसेंशियल्स कंडीशंस है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जब वो कंडीशन फुलफिल होंगी तभी जो एक ऑफेंस है वो सेक्शन 138 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं? तो पहली कंडीशन है, जब आपको चेक मिल गया तो आपको उसे डिपॉजिट करना पड़ेगा। विद इन 3 मंथ्स आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप चौथे मंथ में भी उसको डिपॉजिट करते हैं फिर आप इसके अंदर रेमेडी नहीं ले सकते हैं। दूसरा है, जो आपको बैंक रिजेक्ट करेगी चेक को तो वो इन्हीं ग्राउंड्स पे होना चाहिए। पहला, कि जो ड्रॉर है उसके अमाउंट मतलब पैसा ही नहीं था जितना उसने चेक पे आपको लिख के दे दिया। दूसरा, उस जो ड्रॉर है उसने अपने अकाउंट में एक लिमिट लगा रखी है कि इससे एक्सीड में आपको अमाउंट नहीं दिया जा सकता। एंड उसने जो आपको चेक के ऊपर अमाउंट लिख के दिया है वो उससे ज़्यादा अमाउंट है। और इसके अलावा भी केसेस हो सकते हैं जैसे कि जो सिग्नेचर है वो मिसमैच हो जाए, या फिर अब जो ड्रॉर है उसने अपना अकाउंट ही बंद कर दिया आपको चेक इश्यू करने के बाद। तो ये जो ग्राउंड्स है वो आपके डिसऑनर ऑफ चेक में माने जाएंगे। फिर तीसरा आपका ग्राउंड है कि जब आपको बैंक ने बैंक मेमो दे दिया ये बताते हुए कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है, तो आपको उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ड्रॉर को एक डिमांड नोटिस सेंड करना पड़ेगा। अगर आप वो 30 दिन के अंदर डिमांड नोटिस नहीं सेंड करेंगे तो फिर आप ये रेमेडी नहीं ले सकते। तो जब आपने 30 दिन के अंदर डिमांड नोटिस दे दिया, उसके बावजूद भी जो ड्रॉर है वो 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपको पेमेंट नहीं करता है तो भी वो यहाँ फॉल करेगा। एंड अगर आपने 1 मंथ के अंदर अंदर कंप्लेन नहीं फाइल करी, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था उसके 1 मंथ के अंदर अंदर आपको कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी, तभी आप सेक्शन 138 के अंदर रेमेडी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि चेक डिसऑनर हो गया, हमने कंप्लेन भी फाइल कर दी। अब जो किस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन जाएगा, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए क्या होता था कि सब पहले के टाइम पे डिसऑनर ऑफ चेक जो सेक्शन 138 था उसको क्रिमिनल नेचर का माना जाता था। इसके लिए जो इसके इसी वजह से जो सीआरपीसी का सेक्शन 177 एंड सेक्शन 178 है उसके अकॉर्डिंगली जुरिडिक्शन होती थी। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वहाँ वहाँ कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होती थी। जहाँ पे भी चेक इशू हुआ है, जहाँ पे भी ब्रांच है जो पेमेंट कर रही है वहाँ वहाँ। एंड इसी को ही जो कोर्ट की रूलिंग है AK भास्करा वर्सेस शंकरा वैद्यनाथ, उसमें ये अपहेल्ड किया गया कि जो सेक्शन 177 एंड 178 ऑफ CRPC है वो जुरिडिक्शन डील करेगा। बट उसके बाद दूसरा केस आया एक हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस नेशनल पैनासोनिक, जिसने बोला कि जो सेक्शन 138 है वो एक सिविल नेचर का है एंड इसलिए जो जुरिडिक्शन है वो कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे अराइज हुआ है वहाँ पे होगी। ये इसलिए किया गया क्योंकि सेक्शन 138 का बहुत मिसयूज़ हो रहा था। एंड कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 138 है वैसे भी देखा जाए तो वो क्रिमिनल नेचर के है भी नहीं इतनी ज़्यादा, उसके सिर्फ ओवरटोन्स है क्रिमिनल नेचर के, वो एक सिविल नेचर का है। एंड इसी रूलिंग को भी अपहेल्ड किया गया इन द केस ऑफ पटेल रोडवेज वर्सेस प्रसाद। बट उसके बावजूद एक 2018 में अमेंडमेंट आया, जिसके बाद ना तो 178 ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग जुरिडिक्शन है एंड ना ही कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे अराइज होता है वहाँ पे जुरिडिक्शन है। तो अब जो सेक्शन 142 ऑफ NIA है उसमें एक सब क्लॉज 2 ऐड कर दिया गया, जिसके अकॉर्डिंगली जो कोर्ट की जुरिडिक्शन है वो डिसाइड करेगा अब नेचर ऑफ द चेक। अगर चेक हमारा अकाउंट पे ही चेक है तो जहाँ पे भी पेई की ब्रांच जो है बैंक की वहाँ पे जुरिडिक्शन होगी। एंड अगर ये चेक हमारा बियरर चेक है तो जहाँ पे ड्रॉवर्स के जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे हम जुरिडिक्शन होगी। जो सेक्शन 138 है वो एक नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल नेचर का है। तो अब अगर हम देखें कि अब हमारे जुरिडिक्शन पे बात हो गई तो हमारी जो कंप्लेन है वो फाइल हो गई है, तो अब जो मजिस्ट्रेट है वो इस मैटर में कॉग्निजेंस लेगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 200 ऑफ CRPC। बट यहाँ पे क्या होता है कि सेक्शन 139 एंड 146 जो है हमारे NIA के वो एक रिवर्स ओनर्स क्लॉज ले आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि इशू प्रोसेस के बाद जो कोर्ट है वो दोबारा से जो कंप्लेनेंट के एग्जामिनेशन है वो नहीं लेगी। अब यहाँ पे जो बर्डन है वो प्रूफ करने का वो रिस्पोंडेंट के ऊपर प्रूफ करने का आ जाता है कि वो चेक जो है वो डिसऑनर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि जो बैंक ने जो मेमो दिया है डिसऑनर का
जो उसने इशू किया है वो एक प्राइमा फेसाई एविडेंस अपने आप में ही है कि जो चेक जो है वो डिसऑनर हुआ है। देयरफॉर ड्यू टू 146 और सेक्शन 146 कोर्ट इज प्रिज्यूमिंग दैट द चेक इज डिसऑनर्ड एज बैंक मेमो इज इशूड। नाउ इट इज़ ऑन द रिस्पोंडेंट टू डिसप्रूव इट। देयरफॉर अगर आपके सबसे तो अगर हम देखें जो हमारे सेक्शन जितना भी आज हमने डिस्कस किया, तो अगर आपको सेक्शन 138 के अंदर रेमेडी चाहिए तो उसके अंदर जितनी भी कंडीशंस है वो आप फुलफिल करना चाहिए। एंड हमने जुरिसडिक्शन देख लिया कि अब जो जुरिसडिक्शन है वो 146(2) के अकॉर्डिंगली डील की जाएगी, जो कि है नेचर ऑफ द चेक जो है आपका, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जुरिसडिक्शन देखी जाएगी। एंड